नमस्कार। जब हम पैदा होते हैं तो रोते हुए आते हैं और जब जाते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को रोता हुआ छोड़ते जाते हैं। इस दोनों वक्तों के बीच में जो कुछ घटता है उसे हम जीवन कहते हैं और उस जीवन का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है हास्य। आज हम बात करेंगे हास्य और जीवन पर और हम सबके चहेते कलाकार श्री राकेश बेदी जी हमारे साथ हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, इस तरह की तमाम बड़ी-बड़ी संस्थान जिनके हम नाम सुनते हैं, वहाँ के नामचीन जो कलाकारों को हम टेलीविज़न, फ़िल्म्स, थिएटर में देखते हैं, उनमें से एक हैं श्री राकेश बेदी जी। राकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी। मैं एनएसडी से नहीं हूँ। एफटीआई से हैं आप? जी, फिल्म जी, जी। इंस्टीट्यूट से पूना से जरूर हूँ। एनएसडी से मैंने नहीं किया था कोर्स। लेकिन बट दिल्ली में एनीवे, आपने काफ़ी लंबे टाइम थिएटर किया है। जी थिएटर तो मैं बहुत साल से करता हूँ। जी, जी। तो राकेश जी, जब बात हम करते हैं कि जीवन के अनेक रंगों की और बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्टर, बहुत सारे किरदार आप निभाते हैं, बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे कलर्स उसमें होते हैं। तो जस्ट जस्ट टू बिगिन विद, इफ यू कैन एलाबोरेट द डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ, किस तरह के रंग होते हैं, फिर उसमें हम हास्य की बात आगे बढ़ाएँगे। देखिए, लाइफ इटसेल्फ इज वेरी कलरफुल। और अगर आप ये कहें कि साहब मुझे एक तरह की जिंदगी चाहिए, मैं सिर्फ ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। आप भले जीना चाहते हो लेकिन जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। जिंदगी आपको रोज एक नया रंग दिखाएगी जिसमें आपको ढलना ही पड़ेगा। तो ये जिंदगी में बहुत सारे कलर्स हैं, डेफिनेटली हैं। और आपको चाहिए कि आप उनसे यूज टू हो जाएं और हर रंग को आप अप्रिशिएट करें, हर रंग में आप जिए। आप ये बोले कि मुझे सिर्फ खुशी खुशी चाहिए, तो आप खुशी से भी पागल हो सकते हैं कि आप इतनी खुशी है कि आप पागल हो गए। तो और आप बोले कि मुझे दुख ही दुख चाहिए, तो दुख से तो अक्सर लोग पागल होते ही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से आप हर रोज एक खाना नहीं खा सकते, जिस तरह से हर रोज आप एक तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते, एक तरह का रंग, उसी तरह से आप एक रंग में नहीं जी सकते। और आप अगर चाहें भी तो भी जिंदगी आपको नहीं जीने देगी। वो रोज एक नया सिचुएशन, एक नया मंजर आपके सामने लेकर आएगी जिसको आपको डील करना ही पड़ेगा। तो जाहिर है नए रंग पैदा होंगे उससे। बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जब क्राइंग और लाफिंग, 2 ऑप्शंस ही हमारे पास बचते हैं। हम्म। ऐसे में चूँकि ये मनोविज्ञान का विषय है, कैसे एक व्यक्ति ये चूज़ करे कि लाफिंग विल बी अ बेटर ऑप्शन सो दैट यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन एज़ वेल, यू कैन फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर दैट? देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, है ना। और हमारे अंदर इमोशन जो है वो कूट कूट के भरे हुए हैं। और हम हिंदुस्तानियों में कुछ ज्यादा ही हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी फॉरेन फिल्म में किसी की माँ मर जाती है तो वो ऐसा फूट फूट के नहीं रोता, जैसे हमारे यहाँ तो स्यापा पड़ जाता है, ओह क्या हो गया, माँ कहाँ चली गई, एंड ऑल दैट। हम लोग मर जाते हैं, गिर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारे इमोशन कि जो हमारी वो उसकी क्या बोलते हैं कि इंटेंसिटी है वो लाउड है। एक्सप्रेशन है हमारे, जिस तरह से हम इमोशन को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, हमारे बहुत लाउड हैं, क्योंकि हमारी कल्चर ऐसी है। और हम माँ को भी उसी तरह प्यार करते हैं, हम बहन से भी उस तरह प्यार करते हैं। और हम हमारी शादियों में भी हमारी शादियां एलेबोरेट होती हैं, तो हमारा हर चीज थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ है। बिगर कैनवास पे रहे हैं हमारे। हाँ, हमारा कैनवस थोड़ा ज्यादा कलरफुल है, ज्यादा लार्जर देन लाइफ है। और आप तो राजस्थान में बैठे हुए हैं, तो राजस्थान से बेटर कलरफुल स्टेट क्या होगी। बिल्कुल। तो वहां तो एक रंगों की बौछार लगी रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आपने सवाल किया था कि क्राइंग और लाफिंग जो है, अगर आप सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपको रोना पड़ रहा है और आप उसमें से कैसे निकल के हंसे, तो ये एक ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक बटन है कि आपने ये बटन दबा दिया और मुंह से लाफ्टर निकलना शुरू हो गया, यू नो, कि अभी आप 1 मिनट में रो रहे थे, बटन दबाया, ऐसा चालू हो गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन या एक दुख भरी सिचुएशन, एक सैड ऐसा एक मोमेंट आपकी लाइफ में आए,
आप उसमें से जल्दी कैसे निकलें। अगर वो बहुत सैड होगा तो शायद आपको निकलने में मे बी 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। अगर छोटा मोटा है तो हो सकता है कि आपको 2 दिन लगे, बहुत ही मामूली है तो हो सकता है कि आपको 1 घंटे में आप ठीक हो जाए। लेकिन जो फंडा मैं अप्लाई करता हूं अपनी लाइफ में, कि आपके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आप अगले दिन जिंदा हैं और तो आप उस प्रॉब्लम से बड़े हैं। क्या बात है, बहुत है ना? खूब। अगर वो प्रॉब्लम आपसे बड़ी होती तो आप कल ही निकल दिए होते। तो अगर आप आज की डेट में जिंदा हैं तो आप उस प्रॉब्लम से बड़े हैं, और अगर आप उसके अगले दिन भी जिंदा हैं तो आप उस प्रॉब्लम से और भी ज्यादा बड़े हैं। और ऐसे करते जाइए तो आपको जो प्रॉब्लम आपके लिए आज पहाड़ लग रही थी, अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको इसमें से निकलना है, तो 10-15 दिन के बाद वो जो प्रॉब्लम एक पहाड़ थी वो छोटी हो जाएगी, छोटी के बाद एक छोटी ढेरी हो जाएगी, ढेरी के बाद वो फ्लैट हो जाएगी। बहुत खूबसूरत, एक गहरा फलसफा सरल भाषा में कहा कि जी। अगर कल सुबह आप अपने आप को सही सलामत पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप समस्या से बड़े हैं, और आप उस समस्या पर भी हंस सकते हैं जिससे आप जी उसका निदान निकाल। नहीं, हो सकता है आप हंसने में आपको वक्त लगे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये फलसफा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है। देखिए, हमने जिंदगी में ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कि प्रॉब्लम को आमंत्रण देते हैं, मुसीबत को बुलाते हैं कि आ बैल मुझे मार, आप है मुझे मार। हाँ आ मुसीबत मेरी हालत खराब कर। तो वो अगर इस मुसीबत से निकलते हैं फिर ढूंढते हैं कि वो नई मुसीबत ढूंढते हैं, और अब मैं किस में घुसूं, इसमें घुस जाता हूं, चलो, है ना। तो अब मैं इसकी वजह से रोऊंगा, वहां से निकले तो ये ठीक हुआ तो अब मैं इसकी वजह से रोऊंगा। तो मेरा उल्टा है, मेरा सिस्टम ये है कि मैं पर्सनली अपने आप को ऐसा मैंने चैनलाइज किया हुआ है, या मैं कोशिश करता हूँ। ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल उसमें परफेक्ट हूँ, तो कोई भी आदमी नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, ये कल प्रॉब्लम थी, अब इसमें से निकलना कैसे है, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मेंटल पीस है वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, वो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं, मैं सोचता हूं, मुझे एक एक ऐसे लेवल पे रहना पड़ता है जहां पर मुझे कोई इमोशन तकलीफ ना दे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से बहुत जल्दी एक मुसीबत से निकले बाहर, और निकलने की कोशिश करें, यू नो। और पॉजिटिव बातें ढूंढें आप। अगर आप नेगेटिव बातें ढूंढेंगे हर चीज में तो आपको नेगेटिव बातें मिलती ही जाएंगी, मिलती ही जाएंगी, यू नो। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल दो अच्छे दोस्त हैं, तो आपको झगड़ा करना है तो झगड़े करने के रीजन तो 1000 है, कि यार तू ऐसे नहीं बैठता, तू वैसे नहीं बैठता, तू ये बात करता है, तूने मुझे उस दिन ये कहा था, फिर तूने मुझसे पैसे लिए थे, और तूने मेरी माँ को ये कह दिया था, फिर तू उस दिन लेट आया था, तो उस दिन जल्दी चला गया था, तो 1000 झगड़े हैं, यू नो। लेकिन खुश रहने का एक रीजन है कि मुझे खुश रहना है। ये अगर बॉटम लाइन आपने बना दी, तो बॉटम लाइन आपको बनानी पड़ती है लाइफ में कि मेरी इस चीज की बॉटम लाइन क्या है, कि भैया मुझे इसमें से चाहिए क्या। मुझे खुशी चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए, यू नो। और मेरा दोस्त मुझे बहुत अजीज है, ये इस दोस्त को मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, इसमें ये भी कमी है, वो भी कमी है, फलाना है, ढमकाना है, तो क्या आपके खुद में नहीं, आप में भी तो कितनी कमियां होती हैं, हर इंसान में होती हैं। तो लोग अपनी तो देखते नहीं है, दूसरों वालों की एकदम पिन पॉइंट करते रहते हैं, और कुड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, सैड रहते हैं। मुझे खुश रहना है, बस साधारण सिंपल सा मंत्र है। और जी। जब ये ओरिएंटेशन दिमाग में रहता है तो आप अपने आप आबेल मुझे मार वाली स्थिति में ना पड़ के, और यू ट्राई टू बी इन अ सिचुएशन वेयर यू आर काम एंड कंपोज्ड, मेंटल देखिए, पीस आपकी रहता है। एक बड़ा छोटा सा फलसफा है, कभी अप्लाई करके देखिए आप, कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, और अगर आप प्रॉब्लम में घुसे रहेंगे, घुसे रहेंगे, घुसे रहेंगे, तो आपको सोल्यूशन दिखाई नहीं देगा।
क्योंकि आप प्रॉब्लम के अंदर घुसे हुए हैं। आप थोड़ा सा प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो ये भी कर सकता हूं, इसको अगर ऐसा कर लिया जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा, उसको अगर मैं ये बोल दूंगा तो वो मान जाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? जी, जी, लेकिन जी। अगर आप प्रॉब्लम में घुसे रहते हैं, यू बिकम सो सब्जेक्टिव, दैट आपकी जो रैशनल थिंकिंग है वो खत्म हो जाती है। और जो लोग नेगेटिव हैं, मैंने लाइफ में ये भी देखा है, जो लोग नेगेटिव हैं वो नेगेटिविटी को एंजॉय करते हैं, उनको उसमें मजा भी आता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं इन द प्रोसेस उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उनका माइंड इफेक्ट हो रहा है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं जो कि नेगेटिविटी से खराब होते हैं। डायबिटीज का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो शुगर नहीं है, शुगर इज वन ऑफ द रीजंस। एक उसका जो एक डिप्रेशन या एक नेगेटिविटी या हम हमेशा पैसिव मोड में उदास रहना। रहना या झगड़े वाले बन के रहना, तो इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है बॉडी के ऊपर। बिल्कुल, हम जैसा सोचते हैं उस तरह के केमिकल्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं और फिर जी जी हमारा वैसा बिल्कुल। ही शरीर होता जाता है, हमारे ऑर्गन वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आते हैं आपकी अपनी निजी करियर की तरफ कि तमाम रंगों में से आपने हास्य को चुना, तो तमाम भूमिकाएँ की, लेकिन जिस तरह से आपने एफर्टलेसली आपने एग्ज़ीक्यूट किया एज़ एन एक्टर, हर एक के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कॉमेडी का शेड डेवलप करना। लेकिन तमाम चाहे ये जो ज़िंदगी से मुझे ध्यान है बचपन की स्मृतियाँ, आपकी प्रेज़ेंस रजिस्टर होती थी। लोग इंतज़ार करते थे कि आप दोबारा स्क्रीन पर कब आएँ। यस बॉस ले लें, श्रीमान श्रीमती जी ले लें, वो तो अद्भुत आइकॉनिक कैरेक्टर था, वो तो अनपैरेलल कैरेक्टर था। तो जी थैंक ह्यूमर के लिए ये आपने बहुत सारे एक्टर्स को के लिए आपने एक थॉट दिया है कि एक्ट कैसे किया जाए कि थोड़े से नुआंसेस से कैसे सिचुएशन को कॉमिक बनाया जा सकता है। और मैं कई बार अपनी निजी ज़िंदगी में भी कोशिश करता हूँ कि जब टेंस सिचुएशन हो और पी कूल ऑफ करना है, तो कुछ ऐसा हल्का-सा कुछ ऐसा छेड़ दीजिए जिससे सब लोग सेटल हो जाएँ। तो चार्ली चैपलिन साहब के लिए कहा जाता था कि ब्रेकिंग द ग्रामर इज़ द रूल फॉर हिज़ एक्टिंग, कि कोई काम जिस तरह से होता है उस तरह से ना करके कान ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ लो, तो वो कुछ एंगेजिंग ऐसा होगा और जिसमें ह्यूमर आ सकता है। तो ब्रेकिंग द ग्रामर इज़ द रूल। आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे और तमाम जो नौजवान एक्टर्स भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो देखेंगे, ये इज़ हाउ टू कमांड दिस आर्ट, हाउ टू फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर दिस ब्रेकिंग द ग्रामर। देखिए ब्रेकिंग द ग्रामर कुछ बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, कोई एटॉमिक साइंस नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है ब्रेकिंग द ग्रामर। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है लाइफ में कि कोई जिसका सिर्फ एक ही पहलू हो। अगर आप थोड़ा सा दूसरा पहलू देखेंगे तो आपको उधर लाफ्टर डेफिनेटली नजर आएगा, क्योंकि लाफ्टर जो है या ह्यूमर जो है वो निकलता है ऑडिटी से, यानी कि ऑड सिचुएशन से, ठीक है ना। अब एक आदमी रोड पे चला जा रहा है, आप उसको देखते रहिए, आपको लाफ्टर नहीं आएगा। लेकिन एक बड़ा बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। अब वो केले के छिलके से गिरा और गिर के कीचड़ में गया, कीचड़ उसके मुंह पे लग गया, कीचड़ से बाहर निकला तो सामने गोबर पड़ा था, गोबर में गिर गया, इतने में कुत्ता आया, कुत्ते ने उस पर सुसु कर दिया और कुत्ता चला गया, ठीक है। तो अगर ये सब सपोज ये होता है आपके सामने, तो आप हंसेंगे ना। लेकिन एक आदमी चला जा रहा वो सालों साल चलता रहा, आपको लाफ्टर नहीं आएगा। तो जैसे ही कुछ ऑड क्रिएट होगा, भले ही अब वो ऑड क्रिएट होता है दो तरह से। एक होता है कि कहानी में सिचुएशन बड़ी ऑड है, उसके अंदर एक आदमी फंसा हुआ है, सिचुएशन में आदमी फंसा हुआ है और सिचुएशन ऐसी है कि वो बेचारा ना इधर जाऊं ना या उधर जाऊं, मैं करूं तो क्या करूं, ऐसा ये करता है तो यहां फंस जाता है, वो करता है तो वहां फंस जाता है, जैसे चैपलिन करते थे हमेशा, कि गड्ढे में तो गए, गड्ढे के पास गए तो गड्ढे में गिर गए, गड्ढे से निकले तो पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले से निकले तो जेल में चले गए, जेल में गए तो वहां एक बॉक्सर है, बॉक्सर से बॉक्सिंग बाउट करना पड़ रहा है, बॉक्सिंग बाउट में बॉक्सर जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन
अब वो बॉक्सर जो है 6 फुट 7 इंच का है, ये जो है वो 5 फुट 1 इंच के हैं। अब वो जीतेंगे कैसे? लेकिन फिर भी वो कभी टांग के नीचे से निकल जाते हैं, कभी वहां से निकल जाते हैं और उसको मार देते हैं, बॉक्सर मर जाता है। तो ये ऑड सिचुएशन है ना। तो ये जैसे ही कुछ ऑड सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक डेफिनेटली एक ह्यूमर क्रिएट होता है। और मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी ह्यूमर पैथोस के साथ अटैच करके जब पेश किया जाता है तो ह्यूमर की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि चार्ली चैपलिन ने जिंदगी भर एक दुखी आदमी की कहानी, दुखियारे की कहानी है ना वो। जी जी। ये कॉमन मैन ट्रैम्प, एक वेगाबॉन्ड है, एक ट्रैम्प है जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कभी कभी मोहब्बत आ जाती है, लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो ऐसी एक सिचुएशन है। तो एक दुखी आदमी की कहानी में जब ह्यूमर निकलता है या पैथोस के साथ जब ह्यूमर निकलता है तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। एक फिल्म में, एक कहानी में पुलिस ने चैपलिन को गिरफ्तार कर लिया। तो यहां पर हथकड़ी लगा दी चैपलिन के और दूसरे हाथ में पुलिस वाले ने अपने हाथ पे हथकड़ी लगा दी। तो दोनों हाथ अभी ऐसे, एक हाथ पुलिस वाले का है, एक हाथ चैपलिन का है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। तो वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जा, रास्ते में पुलिस वाले को एक दुकान में कुछ काम पड़ता है। तो पुलिस वाला दुकान पे सामने जाता है तो, लेकिन वो दुकान के साथ एक और दुकान है। तो पुलिस वाला इस दुकानदार को फेस कर रहा है, चैपलिन इस दुकानदार को फेस कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जी जी। तो जो जिस दुकानदार के सामने चैपलिन है उसको नहीं पता कि इसके हाथ में हथकड़ी है। तो उधर एक छोटा बच्चा आता है और उसको कुछ चॉकलेट चाहिए। तो दुकानदार बड़ा कड़क किस्म का आदमी, बोलता पहले पैसे निकालो। तो वो बोलता पैसे नहीं है मेरे पास। तो जब वो जाने लगता है रोता रोता तो चैपलिन उसको बुलाता है और चैपलिन का एक हाथ तो खाली है जो दुकानदार के सामने है। तो वो मर्दबान जो है वो डब्बे जो पड़े हुए वो खोलता है, उसमें ढेर सारी चॉकलेट निकाल के बच्चे को देता है। दुकानदार बहुत खुश होता है कि आज मेरी इतनी सेल हो रही है। तो बच्चा बहुत हंसता है, खुश होता है बच्चा, और चैपलिन को किस विस करके चला जाता है। दुकानदार जब पैसे मांगता है तो चैपलिन अपना हथकड़ी वाला हाथ ऐसे ऊपर कर देता है, भैया मैं तो जेल जा रहा हूं पहले ही, मेरे पास मेरे से क्या लेगा तू। समझा? तो जी जी। ये ह्यूमर जब पैथोस के साथ क्रिएट होता है तो उसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। खाली आप एक फूहड़ जोक सुनाएंगे किसी को, वो उस समय शायद लाफ्टर आ जाए थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट्री लाफ्टर आ जाए, लेकिन उसकी लाइफ इतनी नहीं होगी। तो जो हम अक्सर कहते हैं कि जिसने खुद पर हंसना सीख लिया, हालातों पे हंसना सीख लिया, बस वही जीत जाता है। आई थिंक ये बात कहीं इस तरह से जुड़ती है आपस में। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक किसी कॉमेडियन का पहला विक्टिम वो खुद होना चाहिए। अगर किसी कॉमेडियन का पहला विक्टिम आप नहीं है, देखिए किसी दूसरे पे हंसना तो बड़ा आसान काम है। किसी लंगड़े पे हंस दो, किसी और जो बेचारा मजबूर है उस पे हंस दो, किसी की बुरी हालत के ऊपर हंस दो। ये तो सबसे आसान काम है और ये खराब काम है। मुझे लगता है ये शॉर्टकट टू ह्यूमर है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं या फिर नॉन वेज जोक किसी को सुना दो, गंदा ऐसा जोक सुना दो जिसकी शायद एक ही बार वैल्यू होगी, दूसरी बार वो सुना भी नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि आपने एक बार सुन लिया है। उसकी दोबारा उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन एक साफ सुथरी बात और पैथोस के साथ जुड़ी हुई और जिसमें एक थोड़ा पुख्ता बात है, उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। इसलिए देखिए आज आप ये जो है जिंदगी को याद कर रहे हैं, कितने 35 साल हो गए, श्रीमान श्रीमती को याद कर रहे हैं, बहुत साल हो गए,
चश्मे बदूर को लोग बहुत प्यार से अभी भी याद करते हैं, देखते हैं, बार बार देखते हैं, इसीलिए क्योंकि वो ह्यूमर जो है वो सिचुएशन से और दिल से और बहुत एलिगेंटली पेश किया हुआ ह्यूमर है। दूसरे पे हंसना इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमर। आई मीन उसकी नहीं, वो शेल तो लाइफ सबसे, कहें, मुझे लगता है वो सबसे स्लैपस्टिक है खराब वो किस्म तो। का ह्यूमर है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, कौन वो कौन है वो? जी, वो एक खराब ह्यूमर है। उसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, खास करके मुझे तो बल्कि गुस्सा आता है कोई ऐसे अगर किसी का मजाक उड़ा के कोई हंसाने की कोशिश करे। मैं आपको रादर एक वो बात बताऊं, एम्पैथी की वजह होनी चाहिए, दूसरे की तकलीफ को देख के empathy आनी। हेलो, आपकी आवाज, हेलो, जी। हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? जी जी, आई होप। जी। हंसना, मुस्कुराना और गुदगुदाना, ये एक ही फैमिली है। एज एन एक्टर अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि एक ही बात को हंसी के तौर पे कैसे होगी, मुस्कुराने के तौर पे वो कैसे होगी, और गुदगुदाना जो कि मन के अंदर की भाव है। नहीं, देखिए एज एन एक्टर मैं तो ये हेलो, तीनों एम आई ऑडिबल? इमोशन जो है इनको अलग अलग मतलब एक्सप्रेस तो क्या करना है, लेकिन ये कई दफा ऐसा होता है कि हम जब स्टेज पे काम करते हैं और तो एक्टर को जब तक कि बहुत लाउड रिएक्शन लाफ्टर का नहीं आए, उसको लगता है कि यार मैं शायद ठीक काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉमेडी प्ले कर रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस जो है वो रिएक्ट नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर आदमी हर बात पे आपकी सिर्फ हंसेगा ही, हर आदमी हा यही रिएक्शन देगा, ऐसा नहीं होता। हर हर ऑडियंस का, हर एक इंडिविजुअल का अपना लाफ्टर को बयान करने का, व्यक्त करने का तरीका अलग होता है। कोई आदमी जो है वो बहुत जोर से हंसता है अपने लाफ्टर को या अपनी अच्छी सिचुएशन को, अपने खुशी को बयान करने के लिए, और कोई आदमी मन में हंसता है, कोई आदमी मुस्कुराता है, डिपेंड करता है हर एक आदमी के ऊपर। तो ये एक्टर टू एक्टर और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि कौन आदमी किस तरह से ह्यूमर पे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद मैं आपको एक एक्टर और ऑडियंस की एक केमिस्ट्री बता रहा हूं। जब थिएटर पे हम परफॉर्म करते हैं या कोई ऐसा कॉमेडी प्ले करते हैं, तो क्या होता है कि ऑडियंस जो होती है ना, जब वो आकर बैठती है, तो ऑडियंस के अंदर एक हल्की सी शर्मो हया होती है कि यार मैं अकेला क्यों हंसूं, मैं हंसूंगा तो खराब लगूंगा, क्योंकि ये जोक तो और तो कोई हंस नहीं रहा। तो इधर देखता है कि ये हंस रहा है कि नहीं हंस रहा, फिर इधर देखता है ये हंस रहा है कि नहीं हंस रहा, फिर थोड़ा सा कोशिश करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि एक पॉइंट पर लाकर, अगर कॉमेडी का प्ले कर रहे हैं तो एक पॉइंट को लाकर, जिसको बोलते हैं ऑडियंस को फोड़ डालते हैं, एकदम फोड़ डालते हैं, ताकि उसकी शर्मो हया एन मास 500 आदमी बैठे हैं तो 500 आदमी की शर्मो हया खत्म हो जाए। फिर आदमी जो अगर उसको कोई जोक समझ में आता है तो वो हा करके बाजू वाले पे गिर भी जाता है, जो बगल में बैठा उस पे गिर भी जाता है, इधर भी गिर जाता है, फिर उसकी शर्म निकल जाती है, क्योंकि अब वो एकदम उसने सब छोड़ दिया, अपने इनहिबिशन आप से को फ्री हो पूरा गया। खोल दिया। तो कई दफा लोगों को खोलने में टाइम लगता है। बदलती उम्र के साथ जब उम्र और तजुर्बे का वजन बढ़ता जाता है, तो अक्सर लोग संजीदा ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो हँसता है या दिल खोल के हँसता है, उसमें संजीदगी की शायद कुछ कमी है। अक्सर ऐसा एक परसेप्शन सोसाइटी में बना हुआ है कि वो शायद उतना सिंसियर और व्यक्ति नहीं है। आपकी क्या राय है कि हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन सिंसियरिटी एंड लिविंग लाइफ विद फुल जॉय? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर मैं किसी सोशल इवेंट पे गया हूं, ठीक है, एक सोशल इवेंट पे मैं गया हूं, वहां पर मुझे बुलाया गया है, या मैं एक एज राकेश दीदी गया हूं, या एज जो भी मेरा एक स्टेटस है या मेरी एक पोजीशन है समाज में, उसके हिसाब से गया हूं, तो मुझे उसके हिसाब से बिहेव करना ही चाहिए। वहां जाकर अगर मैं फूहड़ बात कर रहा हूँ या हंस रहा हूँ, तो मुझे लोग बेवकूफ कहेंगे, यू नो
कि मुझे बुलाया गया है किसी मंदिर की ओपनिंग के लिए और मैं वहां कुछ मजाक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो नेचुरली लोग मुझ पे हंसेंगे, यू नो, और मेरा मजाक बनाएंगे। तो मुझे प्रोटोकॉल अपनी का ध्यान रखना है। अपनी गरिमा को तो मेंटेन करना ही है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में जो मेरी अपनी स्पेस है, मैं उसके अंदर अपने अंदर का बच्चा मरने ही नहीं देता। मैं कोशिश करता हूं कि वो जो एक बदमाशी, वो बदमाशी किसी भी लेवल की हो, भले ही किसी हसीन लड़की को देखकर मेरे दिमाग में कोई कमेंट आ रहा हो, यू नो, या भले ही कोई ऐसी बात हो जाए रोड के ऊपर के जो दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं और उनके झगड़े को देखकर मुझे ऐसा आ रहा हो कि यार इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसकी शक्ल में इसको जाके बोलूं कि तू कितना अजीब लग रहा है लड़ता हुआ, या कोई ऐसी मेरे बचपन की बच्चे, एक जो मेरे अंदर जो बच्चा है वो उसके अंदर कोई और ऐसी शरारत आ जाए कि मैं किसी पर्सनल दोस्त के को ऐसी कोई बात कह दूं कि उसको थोड़ी सी चुभे, जहां मुझे मालूम है कि वो बुरा नहीं मानेगा, यू नो, या मैं कोई ऐसा मजाक करूं जिसके बहुत बड़ा लाफ्टर आए हमारे आपस के बीच में, वो जो एक स्पेस है मेरी पर्सनल स्पेस, उसको मैं छोड़ता हूं ना उसको खत्म होने देता हूं। वो क्योंकि वो मैं जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक वो जिंदा रहेगी, क्योंकि मुझे अपने अंदर का जो ह्यूमर है, अपने अंदर का बच्चा, अपने अंदर का जो एक शरारत, हरारत, तो ये सारी चीजें अगर मेरे अंदर मर गई तो फिर मेरे में और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर में क्या फर्क है? चेहरे पे वो वजन हमेशा लटका है घूमना। जी बिल्कुल अनुभव बिल्कुल। देखिए अनुभव का जिंदगी वजन का से मजा आदमी जो खुद है ही ना, बढ़ मैं जाता है। हमेशा ऐसा ऐसा मानता हूं कि जिंदगी का मजा बहुत छोटी छोटी बातों में है, बड़ी बातों में मजा नहीं है। बड़ी बात तो यही है कि आप जिंदा हैं, जिंदगी चल रही है, पिछला साल निकल गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन छोटी छोटी बात ये है कि लोगों ने किस किस आदमी ने कैसे निकाला, यू नो, वो एक बड़ी जो बारीकियां हैं लाइफ की, वही तो मजा है। जी, जी। अक्सर सच को जब रखने की बात आती है, तो सच के साथ में बिटरनेस भी जुड़ी हुई है या क्या संजीदगी क्या भी जुड़ी जुड़ी है? हुई है। क्या? सच सच की बात जब हम कभी भी बयां करते हैं, अक्सर सबके साथ में होता है कि सच को जब प्रस्तुत किया जाता है, या तो उसके साथ कड़वाहट बाय डिफॉल्ट हो जाती है। खास तौर से जब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है आम जिंदगी में। मैं किसी ऑफिशियल मैटर की बात नहीं कर रहा हूं। तो चाहे वो करेक्टिव फॉर्म में हो, एक बॉस अपने किसी सबॉर्डिनेट को कहना चाहता है कि यार तुम बहुत ढीले आदमी हो और रोज लेट आते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, काम भी नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो उसमें बिटरनेस का शेड डेफिनेटली आ ही जाता है। जी अब चैलेंज ये है कि इंसानी ताल्लुकात भी बनाए रखने हैं। आदमी चाहता भी नहीं कि मैं इसे डांटूं। आदमी ये भी नहीं चाहता कि शाम को मेरे मन में एक खामखा बोझ रहे कि यार मैंने खामखा ही डांट दिया या मैं बहुत ज्यादा हो गया। तो हाउ टू डेवलप दिस आर्ट कि हम कैसे सच को रखें कि वो चुभे भी नहीं और मैसेज भी चला जाए और स्माइल भी अंततः उसको एक स्माइल के साथ कैसे रेसिप्रोकेट किया जाए। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये सिचुएशन फैमिलीज में तो बहुत आती है जब आपको भाई को भाभी से सच बोलना पड़ता है या भाभी को ननन से सच बोलना पड़ता है, यू नो, जी। और जैसे ही सच मुंह से निकलता है तो झगड़े हो जाते हैं परिवारों में, है ना। या फिर कोई ऐसे एक जॉइंट फैमिली है जहां पर कोई ऐसा सच सामने आ गया कि, तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप बड़ी से बड़ी बात, बहुत बड़ी से बड़ी बात ह्यूमर के जामे में लपेट कर बड़े आराम से फेंक सकते हैं। और उसमें होता यह है कि सामने वाले को बुरा तो लगता है, लेकिन सामने वाला ये भी समझता है कि यार ये जो बात कर रहा है वो करेक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बॉस डांट रहा है अपने सबॉर्डिनेट को कि तुम रोज लेट आते हो, मैं तुमको निकाल दूंगा, ऐसा कैसे चलेगा। तो जैसे अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि वो सबॉर्डिनेट कमरे में आया, तुमने कहा ओ भैया यार देखो
तुम तो यार कमाल है, 9 बजे आते हो लेकिन तुम 10 बजे आए हो, वाह, तुम खाली 1 घंटा लेट हो यार, खाली 1 घंटा, कितने पंक्चुअल आदमी हो, है ना। तो मैं काम करता हूँ, ये जो 1 घंटा वेस्ट हुआ है ना, इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। कल से काम करता हूँ, मैं 9 बजे तुम्हारे घर आ जाता हूँ, 1 घंटा मैं वहां काम करूंगा तुम्हारे साथ, फिर हम दोनों साथ में यहाँ आ जाए करेंगे, यू नो। तो अब इससे क्या है, देखो अब उस आदमी को, वो आदमी शर्मिंदा भी हुआ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे ही। जी जी, बिल्कुल नहीं, अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ना, कि यार तुम तो कितने पंक्चुअल हो, खाली 1 घंटा लेट हो, वाह, मैं तुम्हारा फैन हो गया। तो कल से 9 बजे मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, हम लोग वहां तुम्हारे घर पे काम करेंगे, ब्रेकफास्ट भी खाएंगे तुम्हारी वाइफ के हाथ का बना हुआ, फिर दोनों साथ में आ जाएंगे, तो ये घंटा बच जाएगा हमारा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको ह्यूमर में लपेट कर गुगली फेंकते हैं, गुगली कि सामने वाला जो है वो क्लीन बोल्ड भी हो जाए और उसको पता भी ना चले कि क्यों क्लीन बोल्ड हुआ है। मुझे आपकी बात से याद आया, मुझे जाने हॉस्टल के दिनों की बात है। मेस में वेजिटेरियन मेस थी और उसमें एक दाल में कॉकरोच निकल आया। तो जो समझदार व्यक्ति था उसने अपनी ग्रीवेंस किस तरह से रजिस्टर की, जो मेस मैनेजर था, कि मैं पैसे तो वेजिटेरियन खाने के देता हूँ, मुझे नॉनवेज क्यों खिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ये बड़ा मैं अब रीडिंग की तरफ आता हूँ कि रीडिंग हमारा करेक्टर बनाती है, रीडिंग हमारा थॉट प्रोसेस को डिफाइन करेक्ट करती, मॉडिफाई करती है। हम हमारे हिंदी साहित्य में अक्सर जब भी पढ़ते हैं, कहानियों में जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। शरद जी को जब पढ़ते हैं तब जरूर व्यंग की बात आती है, परसाई जी को पढ़ते हैं तो व्यंग की बात आती है। इफ यू कैन, आम आदमी के लिए, चूंकि ये जो कला है ह्यूमर के साथ बात को कहने की, ये धीरे धीरे ही आती है। ईश्वर प्रदत्त मैं कुछ एक लोगों में। आपको टोकना चाहूंगा, आपको टोकना जी चाहूंगा। जी। आपने जो 2 महान कलाकारों का, राइटर्स का नाम लिया है, जी। शरद जी और परसाई, अच्छा जी। ये लोग क्या करते थे? ये लोग वही करते थे जो मैंने अभी कहा। ये इंडिविजुअल नहीं करते थे, ये इंडिविजुअल टू सोसाइटी करते थे, यानी कि सत्य बोलते थे लेकिन उसको ह्यूमर के जामे में लपेट कर आपके सामने पेश करते थे। तो बोलते सत्य थे ना, कि भैया आज वहां पर ऐसा कांड हो गया और सरकार ने ये कर दिया, तो ये सरकार ने गलत किया, ये सबको मालूम है, लेकिन उन्होंने सत्य बोला, लेकिन सत्य ऐसा बोला कि उसको ह्यूमर में लपेटा, आप हंसे भी और आपको बात समझ में नहीं आई। एक सिंपल सी बात है, आप कार्टून हम देखते हैं पेपर में, जब कार्टून देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो कार्टून हमेशा पिछले दिन की जो दिनचर्या होती है, पिछले दिन की जो हुआ होता है या जो हो रहा होता है समाज में, उसका एक वो प्रतिबिंब होता है, उसका इमेज होता है। लेकिन आपको मतलब कि वो जो कार्टून में जो जो आदमी है वो परेशान है, दुखी है, लेकिन उसका जो हेडिंग है वो पढ़कर और जिस तरह से बनाया गया आपको हंसी आती है, क्योंकि वो सत्य को ह्यूमर में लपेट के पेश किया गया है। आप कुछ कह रहे थे, आवाज नहीं आ रही। इफ यू कैन रिकमेंड सम रीडिंग्स, कि किस तरह से, किस तरह का साहित्य, कौन क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे पढ़ने से धीरे धीरे वो सेंस डेवलप हो, चाहे वो एज एन एक्टर हो या एक आमजन हो, क्योंकि ह्यूमर जो है वो टूल है जो कड़वी बात को बहुत धीरे से खिसका देता है। देखिए, ये तो मैं कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हर आदमी अपनी रुचि होती है। जैसे मैं ह्यूमर बहुत पढ़ता हूँ, मुझे ह्यूमर बहुत मजा आता है, देखता भी बहुत हूँ। मैं चैपलिन को अपना गुरु भी मानता हूँ, चैपलिन की फिल्में भी बहुत देखता हूँ और कॉमेडी फिल्म्स में बहुत देखता हूँ। कुछ एक चीजें तो मैं बार बार देखता हूँ, जैसे किशोर कुमार की जो परफॉर्मेंस थी फिल्म पड़ोसन में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी चीजें बहुत देखता हूँ। लेकिन ये मैं ये कहूंगा कि किसी भी आदमी के लिए, एक्टर के लिए खास तौर पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ह्यूमर जो है वो बेसिकली निकलता समाज में से है और सीरियस सिचुएशन से निकलता है। ऐसा नहीं कि ह्यूमर
बहुत ह्यूमरस सिचुएशन में से निकलता है, ह्यूमर बहुत सीरियस बात में से निकलता है और रोजमर्रा की जिंदगी से निकलता है। तो अगर आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ह्यूमर की किताब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ह्यूमर क्या है, ऐसा नहीं है। अगर आपका ह्यूमरस माइंड है तो आपको हर चीज पढ़नी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं हर जगह से वो मिलेगा। और ह्यूमर, जैसे कहते हैं कि ह्यूमर के लिए एक थिंकिंग ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग जाता है उसको सोचने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, प्लानिंग करने में। कोई ऐसे ही नहीं हो जाता वो, उसको उसको बहुत मैं कहूँगा टाइमिंग कह लो, या उसको नाप तोल के कितना पेश किया जाए कि वो जरा सा एक्स्ट्रा हो गया तो रबर बैंड हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया तो इफेक्ट कम हो जाएगा, तो कितना उसकी मात्रा, उसके लिए एक नॉलेज, पढ़ाई, ये चीजें, इंफॉर्मेशन, ये चीजें जरूरी हैं। आवाज 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 नहीं आ रही। आपकी पर्सनल जर्नी पर मैं आता हूँ कि आपने तमाम जो भी कैरेक्टर्स किए हैं, जो कॉमिक शेड रहे हैं, उनमें कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद आया और या आपने ज़्यादा उससे रेलिश किया, और उसकी तैयारी कैसे की आपने उसे अलग बनाने के लिए? क्योंकि आपके तमाम जो भी आपका काम है, उसमें मुझे रिपिटेशन वाली बात कभी नहीं लगी। हमेशा ताज़गी महसूस हुई, चाहे वो एपिसोड कंटिन्यूटी वाला नहीं है, लेकिन आपने पिछली बार जो किया, अगली बार यस बॉस का मैं ज़िक्र करता हूँ। हर एपिसोड में कुछ एक नया एलिमेंट आपने हमेशा दिया है। एज़ अ ट्यूटोरियल मैंने जब भी कभी उसको देखा है, अपना असाइनमेंट के बतौर उस प्रोग्राम को देखा है, न केवल इसलिए कि मुझे एक मनोरंजक चीज़ देखनी है, कि यार कुछ नया, कैसे कुछ नया कर देते हैं, छोटा-सा कुछ करके ही। कंधे से कंधा लाके गिरने में ही आपने कुछ कर दिया, और दैट आल्सो मेक्स इट डाइल्यूट, और उससे सामने वाला आदमी खींच रहा है, चिढ़ रहा है वो। तो कौन सा कैरेक्टर आपके सबसे नजदीक है और उसकी तैयारी कैसे की आपने? अब देखिए, ये तो ये सवाल आपने पूछा, काफी लोग ये पूछते हैं कि कौन सा कैरेक्टर आपके नजदीक है। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्टर जो है वो हर कैरेक्टर पे ही इतनी मेहनत करता है। जैसे मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था, अगर आपको याद हो, फिल्म उरी में, जिसमें मेरा खाली एक ही सीन था। वो स्पाई है, इंडियन स्पाई है, पाकिस्तान आर्मी में काम करता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है, अगर आपको याद हो। तो उसके लिए भी मैंने उतनी ही मेहनत की थी। लेकिन फिर भी ये जो दो चार आपने नाम लिए, श्रीमान श्रीमती का नाम लिया, यस बॉस का नाम लिया, ये वाकई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मैंने ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा मेहनत की इनको करने के लिए, लेकिन कोशिश जरूर की कि ये जो आप कह रहे हैं कि अलग, क्या होता है कि देखिए, सीरियल की एक प्रॉब्लम है। सीरियल की प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक ही चीज को, एक ही कहानी को, एक करेक्टर को बार बार देख रहे हैं। यानी कि आपने कल भी देखा, आपने आज भी देखा, आप कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे। हमारा यस बॉस 9 साल चला था, 9 साल। तो 9 साल अगर मैं आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में हर रोज आ रहा हूं, तो अगर मैं सेम ही काम करता रहूंगा तो आप मुझे इग्नोर करना शुरू कर देंगे, मुझसे बोर हो जाएंगे, वो चैनल बंद कर देंगे या टीवी और अगर बहुत बोर करूंगा तो हो सकता है आप में टीवी तोड़ भी दें आप, यू नो कि इसको हटाओ यार, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसा कोशिश, अब पता नहीं आप एग्जैक्टली क्या मैं कैसे समझाऊं आपको, लेकिन छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा, देखिए, मेरा ये मानना है कॉमेडी में एक अगर कुछ ये यंग एक्टर्स ये बात सुने तो मैं एक अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं कि ह्यूमर जो होता है ना, उसके अंदर, फॉर एग्जांपल एक सीन चल रहा है, ठीक है, सीन ह्यूमरस सीन है, ठीक है। ह्यूमरस सीन ये है कि एक आदमी अपने सास के घर में गया और सास सास उसको पसंद नहीं करती है, और सास ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया ताकि दामाद मेरा यहाँ से भाग जाए, ठीक है। तो दामाद ने वो खाया और दामाद को खाते ही उसको लगा ये भाग जाएगा, लेकिन दामाद ने कहा ये कमाल की बात है, कितना बढ़िया खाना बनाया आपने सासू जी, तो ये तो ऐसा लगता है कि मैं आज रात में यहीं सोऊंगा, कल सुबह ब्रेकफास्ट भी आपके हाथ का ही खाऊंगा।
तो सास परेशान हो गई, यार मैं तो भगा रही थी, अब ये रात को सोएगा भी यहीं। सुबह ब्रेकफास्ट खिलाया तो उन्होंने कहा वाह 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 मजा आ गया, लंच में क्या है, यू नो। तो अभी इसमें ये ह्यूमर चल रहा है, ठीक है। अब ये जब तक वो आदमी यहाँ से जाता नहीं, ये एक ह्यूमरस सीक्वेंस चल रहा है। लेकिन ये तो मैंने आपको बताई सिचुएशन कि इतनी लंबी ये चलेगी। लेकिन एक्टर का काम क्या है कि उसमें से छोटे 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 न्यूएंसेस निकालता जाए, ताकि वो बात जो है बोरिंग ना हो। वो तो ह्यूमर, तो जो सीन है वो ह्यूमरस है, वो तो एक चल ही रहा है। वो तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी वो लोगों को हंसी आने वाली है। लेकिन एक छोटी छोटी ऐसी कौन सी बात करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे इसका एक और आपको एग्जांपल बताता हूं कि आपका एक दोस्त आपको एक जोक सुनाता है, और जोक सुनाता है तो जोक के एंड में एक क्लाइमेक्स है, जो होता है तकरीबन हर जोक के एंड में एक क्लाइमेक्स होता है जिसके ऊपर आप हा 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 करके हंसते हैं। लेकिन वो जोक का जो क्लाइमेक्स है, उसकी जो जर्नी है फ्रॉम पॉइंट ए टू जेड, जेड पे क्लाइमेक्स आएगा, लेकिन ए टू जेड की जो जर्नी है जोक सुनाने की, तो उस जर्नी में भी मेरे चेहरे पे, सुनने वाले के चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए, छोटे छोटे पटाखे निकलते रहने चाहिए उसके, हल्की हल्की कुछ किलकारियां उसकी आती रहे। ऐसा नहीं कि एक जोक बाद में आएगा तो पूरा जोक आप ऐसे सुन रहे हैं सैड मुंह बना के, यू नो, ऐसे सुन रहे हैं, और एंड में जब उसने बोला तो आप ऐसे हंसे। तो जोक के दौरान भी तो मेरी मतलब सामने वाले को इन्वॉल्व करने की एक वो इच्छा होनी चाहिए, या क्षमता होनी चाहिए कि आप जब मेरा ये चल रहा है मेरा सीक्वेंस, तब वो आप मेरे साथ बने रहें और हर मोमेंट को एंजॉय करें। बड़ा एक पटाखा तो बाद में फूटेगा, वो तो फूटेगा। जी। जोक की बात से आपने कहा, बहुत सारे लोग होते हैं कई बार, यू नो, देयर बॉडी लैंग्वेज, द क्वालिटी ऑफ टोन, कंटेक्स्ट तो है ही, उससे पहले एक वार्म अप बना लेते हैं, जैसे कि, और कई बार हम टेलीफोन पर भी जब कभी के साथ कुछ प्ले कर रहे होते हैं तब भी यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट अक्सर देखा जाता है कि जब भी कभी कॉन्ट्रास्ट हम डेवलप करते हैं तो वो भी एक कॉमेडी सिचुएशन के, एक मोटा लंबा चौड़ा आदमी, 6 फीट का आदमी, और उसके मुंह से पतली आवाज आ जाए, या वो तोतले होकर के बोल दे, या बहुत छोटा सा आदमी और आप उसका म्यूजिक, एंट्री म्यूजिक दे रहे हैं बहुत लाउड, हॉरर टेरर इस तरह का, और वो पतला सा आदमी निकले और आपका इंप्रेशन। तो जो कंट्रास्ट है, इस पर अगर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। मैंने वही आपसे कहा, आपने वही बात की जो मैंने कुछ देर पहले की थी। ये एक ऑड सिचुएशन है। अगर 6 फुट 2 इंच के आदमी की आवाज ऐसी होगी, हेलो हाउ आर यू, नाइस मीटिंग यू ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, तो आपको लगा ये एकदम नॉर्मल है, यू नो, क्योंकि उसमें कोई ऑड बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बोलेगा, अरे भाई साहब कैसे हैं आप, और सुनाइए क्या हाल चाल है आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई साहब, ये डोले देखे आपने, देखिए डोले, यू नो, तो डोले कहाँ से देखूं, मेरी आवाज में दम नहीं है। तो क्योंकि जो उसकी आवाज है वो बॉडी से मैच नहीं हो रही, तो एक ऑड ऑडिटी, एक ऑड सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसलिए लाफ्टर आ रहा है। तो यही मैंने कहा कि जैसे ही कुछ ऑड होता है तो लाफ्टर होता है, नॉर्मल बात में लाफ्टर नहीं होता है, यू नो, नॉर्मल बात तो चल रही है। जी। वापस अब हम जीवन की तरफ बढ़ते हैं। आपने हमने शुरुआत में जब बात रखी थी कि जिसे अपने ऊपर हंसना आ गया, सिचुएशन के ऊपर हंसना आ गया, वो वही जीता है जीवन को, अन्यथा तो फिर सिर्फ सांस लेना की बात रह जाती है, और सांस लेने को हम कभी जीवन कह नहीं सकते। आपकी लंबी यात्रा है, दिल्ली की एक हम्बल बिगनिंग आपकी रही, थिएटर किया, फिर फिल्म स्ट्रीट पुणे, और फिर मुझे ध्यान है ओमपुरी साहब जैसे दिग्गज कलाकार आपके मित्र रहे हैं। वो उनके भी मुंह से कई बार मैंने बहुत सारे पुराने इंटरव्यूज में देखा है, आपके विषय में बात आई है। और फिर मुंबई का संघर्ष, और फिर आपने तमाम दिलों के में अपनी खास जगह बनाई। इस पूरी यात्रा में जो आपने फलसफा जो बताया, उसको अगर दृष्टांत के तौर पर अगर बता सकें कि ये मेरी लाइफ में ये सिचुएशन थी, सो दैट वन कैन कोरिलेट, क्योंकि थ्योरेटिकली हम बहुत सारे, सिद्धांतिक तौर पर बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब तक कोई एग्जाम्पल के तौर पर बात समझाई ना जाए, शायद उतनी जल्दी समझ में ना आता।
तो आप अगर ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर सके आउट ऑफ योर ओशन ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, ओमपुरी बहुत महान एक्टर थे और मेरे क्लास फेलो थे, मेरे बैचमेट थे फिल्म इंस्टीट्यूट में, और हमने काफी वहां पर काम किया साथ में, कुछ फिल्में भी की हमने, ज्यादा तो नहीं की लेकिन मैंने 5-6 फिल्में की ओमपुरी के साथ। तो ये एक, मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में एक एक्टर को छोटे छोटे रिस्क लेने चाहिए, भले वो एक रोल का रिस्क हो कि ये रोल बड़ा मुश्किल है, मैं इसको करूं कि नहीं करूं, या एक मतलब थिएटर करते रहना चाहिए, ताकि थिएटर से क्या आपको अपना मापदंड पता चलता है कि आप खुद कितने पानी में हैं। और मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही, मैं इम्पोर्टेंट बात बड़ी, ये जो मैंने सीखी पूरी जर्नी से, वो ये है कि अपनी सक्सेस और अपना फेलियर, इन दोनों को सीरियसली मत लीजिए। ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन आपके। आपकी सक्सेस भी उतनी ही बड़ी दुश्मन है जितना बड़ा आपका फेलियर दुश्मन है, अगर आपने उनको सीरियसली ले लिया। देखिए, अगर आप सक्सेस में जीना शुरू कर देंगे, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं कि थोड़ी सक्सेस मिली, उसमें जीना शुरू कर दिया, और फिर आप आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, फिर आप एक अलग ही अपने सुर में चल रहे हैं। आपकी एक ईगो जो है वो एक बहुत बड़ी पहाड़ बन चुकी है, जिसके नीचे आप खुद दबे हुए हैं, यू नो, और एक एटीट्यूड का बोझ आपने सूट के सर पे रखा हुआ 24 घंटे, जिसको लिए घूमते हैं आप, यू नो। और ये सब आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बाकी हर आदमी देख रहा है, बाकी हर आदमी देख रहा है कि आप सक्सेस ने आपको मार डाला। अब इसका उल्टा ले लीजिए, अगर आप फेल्योर हैं, तो भी अगर आप फेलियर का अगर आपने बहुत सीरियसली ले लिया, तो आप डिप्रेशन में चले गए, आप रिक्लूज हो गए, आप अकेलेपन में रहते हैं, आप किसी से बात नहीं करते, आप कुछ नया काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, मुस्कुराते नहीं, यू नो। तो ये एक बड़ी मतलब अगर मैंने पूरी एक्सपीरियंस को इस तरह से मैं अगर समझूं, तो ये है कि देखिए, सक्सेस और फेलियर तो हर आदमी के साथ लगा ही हुआ है। कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसकी जिंदगी में अप एंड डाउन नहीं आते, जिसकी एक फिल्म हिट होती है, अगली फ्लॉप होती है, फिर अगली फ्लॉप होती है, उसकी अगली हिट होती है, ये सब चलता रहता है, ये रोलर कोस्टर राइड है लाइफ। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये सब स्विंग चलता रहता है। लेकिन अगर आप एक इमोशन को पकड़ के, सक्सेस को पकड़ के उसमें जीना शुरू कर देंगे, आप तब भी पागल हो जाएंगे। अगर आप फेलियर को पकड़ के जीना शुरू कर देंगे, तब भी पागल हो जाएंगे। बेहतरीन राकेश जी। रोलर कोस्टर है एक जिंदगी हमारी, और अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन जो हंस के जिएगा वही जिंदगी जिएगा, आई थिंक। चार्ली चैपलिन की एक लाइन मुझे याद आ रही है कि अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। वाह। तो हर जिंदगी रोज में अगर आप एक दिन में एक बार भी नहीं हंसे, तो बाकी मैं अपना फलसफा जो है मेरा, जो मैं जिस तरह से जीने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं जी पाता हूँ उसको, मैं क्योंकि एक छोटा मोटा पोएट भी हूँ, तो 4 लाइनों में मैं बयान करता हूँ। प्लीज सर। इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे अजनबी के साथ होगी मुलाकात। क्या बात। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना। मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी मुलाकात। वाह। इतना भी ना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा।
सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा, तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात। आहा, खूबसूरत। इतना बिना संभल के चल तो सुन या क्या है कोई गजल। आर्ट एंड कल्चर से आपका कुछ ताल्लुक तो होना चाहिए, तो जिंदगी ज्यादा बेटर होती है। इतना बिना संभल के चल तो सुन या क्या है कोई गजल, तभी तो शायरी के साथ होगी मुलाकात। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा, तो कैसे बेकली के साथ होगी मुलाकात। आहा, तो वाह। ये ऐसा नहीं कि मैं इसको बहुत ही फॉलो कर पाता हूँ, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि आप बहुत अपने आप को बहुत सीरियसली मत लो यार, कि आप बड़े महान हो, पता नहीं आसमान से उतरे हो, आप जैसा कोई दूसरा है नहीं है, ऐसा ये सब गलत नोशंस हैं। अपने आप को बहुत सीरियसली मत लो, जिंदगी मजे से जियो, दूसरों को भी जीने दो। बेहतर बेहतर सर। शाम के रंग इतने खूबसूरत रहे आज के आपके साथ संवाद में। और इस एक जो कॉमेडी फेस्टिवल जो शुरू हो रहा है, उसके लिए आपसे बेहतर कीनोट स्पीकर हो नहीं सकता था। तो जो मेरी संवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको, जयरंगम को कॉमेडी फेस्टिवल जो कर रहे हैं उसके लिए। और मैं चाहूंगा कि अच्छे अच्छे कलाकार सामने आए, अपनी कॉमिक टाइमिंग दिखाएं, तो मजा आएगा देखने में। मैं भी कोशिश करूंगा, वक्त मिलेगा तो जरूर कुछ ना कुछ देखूंगा ऑनलाइन आपका जरूर। बहुत बहुत राकेश बेदी साहब, जीवन के गहरे फलसफे को इतनी सरलता, सुगमता, ईज के साथ आपने जो हमसे शेयर की, मजेदार बातें की। और अच्छे कलाकार और अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है कि कड़क बात सरलता से कह दे। और उम्मीद करते हैं आप हमारे तमाम दर्शकों को ये बात पसंद आई होगी, और सबने अपने लिए अपने हिस्से का कुछ ना कुछ चुन ही लिया होगा। और पूरी उम्मीद हम करते हैं कि राकेश बेदी साहब से पुनः हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर, बहुत अच्छा लगा। और जयरंगम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपक जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये बहुत साल से मैं जयरंगम का हिस्सा रहा हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने बहुत सारे आपके फेस्टिवल में कई नाटक किए हैं, और पिछले साल तक भी, पिछले साल तो नहीं किया मतलब पिछले से पिछले साल तक करता रहा हूँ, जब तक ये कोरोना का चक्कर नहीं था। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे ठीक हो तो फिर से जयपुर में आकर लाइव ऑडियंस से मिला जाए, उसका मजा ही कुछ और है। और जयपुर की ऑडियंस हमेशा मुझे बहुत, मैं कहूँगा, हाथों हाथ लेती है मेरे नाटकों को, और बहुत बड़ी तादाद में हमेशा लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।